तो दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक बार रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से एक बार हम लोग मिल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट समय, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से आज मैं आपको मिलाने वाला हूं। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं ओडिशा भुवनेश्वर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सौरभ कट्टन जी से। एसपीडी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है ये। सौरभ जी, आपका स्वागत है रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सौरभ जी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी के बारे में। एसबीडी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है रिलेटेड विद कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और कंस्ट्रक्शन में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग अलग अलग स्टेट में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 75 प्लस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और 45 प्लस ऑनगोइंग इनके बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये इनका मेजर प्रेजेंस जो टॉप स्टेट्स में है वो है उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और मणिपुर। इतने जगह पर कंस्ट्रक्शन के बिग प्रोजेक्ट्स करने वाले व्यक्ति इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आज आपके साथ रूबरू होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक भी इंपॉर्टेंट सीईओ का इंटरव्यू मिस करें। कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हो सकता है, एक पॉइंट उसके अंदर ऐसा हो जो आपके बिजनेस को एंटायरली बदल सकता हो। और जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा मिशन है कि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को कोच करना, ट्रेन करना, एम्पावर करना। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स और स्ट्रेटेजी से जो इन सीईओ से आप तक पहुंचती है। तो इसी बेहतरीन आगाज के साथ मैं कहना चाहूंगा फिर से एक बार सौरभ जी आपका स्वागत है और हम शुरू करेंगे अपना इंटरव्यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर साहब वंस अगेन। थैंक यू सौरभ जी। सौरभ जी, सबसे पहला सवाल जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक एमडी, एक सीईओ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में कैसे इतने बड़े मुकाम तक पहुंचता है। मतलब आपका स्कूल लाइफ, आपका कॉलेज लाइफ, रियल एस्टेट में एंट्री कैसे हुई, थोड़ा सा वो डिटेल में हमारी ऑडियंस को बताइए। जरूर, मैं इसमें 2 मिनट लगेगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट रही होगी बाकी लोगों से। तो मेरा क्लास 3 तक मैं यहाँ कैलकाटा, आई वाज बोर्न इन कैलकाटा। क्लास 3 तक मैं यहाँ पढ़ाई किया था। 4 से लेके 12 तक मैं सिंगापुर में था। मेरी फैमिली सिंगापुर शिफ्ट कर गई थी। दे आर स्टिल बेस्ड इन सिंगापुर सिटीजन्स। तो क्लास 4 से 12 तक मेरी पढ़ाई सिंगापुर में हुई। उसके बाद कॉलेज मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किंग्स कॉलेज लंदन से किया और मास्टर्स इन फाइनेंस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। उसके बाद मेरी एक्चुअली इच्छा थी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने की, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैंने 3 साल जॉब भी किया in companies like Deloitte and Boutique Investment Bank और Langham Capital। उसके बाद मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल था एक्चुअली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रहने का, बट लाइफ हैड सम अदर प्लान्स। हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो कैलकाटा में जो जॉइंट फैमिली, मेरे चाचा हैड अ सडन डेथ और इसके वजह से मुझे कैलकाटा शिफ्ट करना पड़ा टू टेक केयर ऑफ माय यंगर कजिन्स एंड स्टार्ट अ बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया, कैलकाटा। तो जब हम यहाँ मैं शिफ्ट किया तो मेरी पैशन थी एक्चुअली स्कूल स्टार्ट करने की, क्योंकि मुझे लगा कैलकाटा में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल नहीं है। जो एक स्कूल हमें चालू करने का मेरा बहुत पैशन था करने का। तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत की, काम की, पूरा मॉडल बनाया और वो स्कूल कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने कंपनी बनाई एसपीडी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, जिसके थ्रू हम ये स्कूल बनाना चाहते। बट हुआ क्या कि वो स्कूल कोई कारण से लैंड का कुछ डिस्प्यूट निकला, तो वो जमीन मिली ही नहीं स्कूल के लिए। अच्छा। और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी रह गई। तो अब तब हमने ये कंस्ट्रक्शन कंपनी रह गई। तो उसी के दौरान एक रिलेटिव का भुवनेश्वर से फोन आया कि ये काम है, आप करोगे क्या? तो हमने कहा अब तो कुछ है नहीं, चलो जाके देखते हैं। तो ये करीबन बात है आज से 11-12 साल पुरानी। तो हम गए वहां पे और बात बन गई और हमने वो एक जॉब से चालू किया भुवनेश्वर में। आई रिमेम्बर 1,30,000 स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट था और 5 स्टाफ से हमने वो चालू किया। उसके बाद वही लाइफ डेस्टिनी है, गॉड हैज इट्स प्लान्स। तो रियल एस्टेट सेक्टर इतना अच्छा लगा, हम इतना उसमें वी डिड सो वेल, इतनी प्रोग्रेस हुई कि आपने फिर जैसे नंबर्स लिए, लास्ट 12 साल में हमने इतने प्रोजेक्ट्स कर दिए, क्लोज टू 50 प्रोजेक्ट्स आर हैपनिंग। अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो वी आर ग्रोइंग एट almost 70% year on year since inception. Essentially we are debt free. तो 600 plus staff है, 4,000 plus laborers. तो God has been very kind. शायद यही लिखा था रियल एस्टेट सेक्टर में होने का, इसलिए आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आपस में। So this is how I entered. It was by default. It wasn't a planned thing. मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई रियल एस्टेट का नहीं है। It was completely unplanned.
थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग। सौरभ जी, मेरा सेकंड सवाल आपसे है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम एसपीडी कंस्ट्रक्शंस के बारे में जो भी जानते हैं, ये हमें तो वेबसाइट से पता चला, हम थोड़ी रिसर्च की, फेसबुक पेज देखा, इंस्टाग्राम देखा, थोड़ा आपके रिव्यूज देखे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि एसपीडी कंस्ट्रक्शंस क्या है, कब शुरू हुआ, कितने प्रोजेक्ट्स आपने स्टार्टिंग में किए, अभी कितने प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें बताई दी है कि 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 4000 से ज्यादा लेबर्स है, पर थोड़ा प्रोजेक्ट्स के बारे में और डिटेल में हम आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहिए। जरूर। तो जैसे मैंने कहा, हमने एक प्रोजेक्ट से, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से चालू किया था, तो एक्सपीरियंस इतना बढ़ते गया, मिलते गए प्रोजेक्ट्स, हम लोग अपने कैपेबिलिटी स्किल सेट बढ़ाते रहे कि नाउ वी डू टर्न की प्रोजेक्ट्स। तो आप अगर बिल्डर, आप अगर रियल एस्टेट डेवलपर हो या प्रमोटर हो, तो आप मुझे सिर्फ अपना जमीन दे दोगे एंड वी कैन डू अ फुल टर्न की प्रोजेक्ट एंड हैंड यू ओवर विद लॉक एंड की, विद एवरीथिंग। वी कैन डू इट फॉर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कर सकते हैं, कमर्शियल कर सकते हैं, होटल्स कर रहे हैं, हम लोग काफी 5 स्टार होटल्स भी बना रहे हैं, हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, वेयर हाउसेस, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वी कैन डू, हम लोग करते हैं, टर्न की वे में करते हैं, एंड वेरियस लोकेशंस में करते हैं। तो वी डू नॉट प्रमोट द प्रोजेक्ट्स, बट हम लोग टर्न की कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका। We can even do the drawing part of it by getting the architects on. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इंटरव्यू को एंड तक जरूर देखना। ये इंटरव्यू में आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें पता चलने वाली, क्योंकि जो व्यक्ति 5 स्टार होटल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स टर्न की लेवल पे बना रहे हो, उनके पास इतना इमेंस नॉलेज होता है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो आपको अपने शहर में एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट सीखने मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा स्टाफ, इतना बड़ा टीम, इतने सारे लेबर्स, इतने प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, टर्न की लेवल पे कर रहे हैं, क्या इंस्पिरेशन रहा इसके पीछे? कौन है आपके मेंटर? किन्हें आप स्टार्टिंग से मानते थे? कौन सी इंस्पिरेशन थी जिसके वजह से आपने ये सब शुरू किया? थोड़ा वो बताइए। आप सही में पूछो तो एक्चुअली मेरे फादर इज, आई वुड से, मेरे मेंटर रहे हैं। वो सेल्फ मेड मैन है। उनकी मैं जब मैं छोटा था तो मैं उनको देखा हूँ, उनका ग्राफ ऊपर नीचे बहुत बार हुआ है, नीचे 0 पे नेगेटिव आके फिर ऊपर गया है। एंड आई एम प्राउड टू से कि अब ऑल्दो वो रियल एस्टेट फील्ड में नहीं है, बट लास्ट 3 years से उनकी कंपनी हैज बीन द टॉप 50 कंपनी इन सिंगापुर। तो उनसे मेरे को बहुत सीखने को मिला है कि चैलेंजेस लाइफ में आती रहेगी, आपको डट के अपना ड्यूटीज निभाना है, सक्सेस विल डेफिनेटली फॉलो यू, इट इज द जर्नी दैट मैटर्स, नॉट द डेस्टिनेशन। तो आप अपना फोकस वे में डटे रहो और सक्सेस आपको फिर मिलना ही है। तो ये उनका इंस्पिरेशन, मुझे उनकी रियल स्टोरी जो मैं देखा हूँ खुद अपने आंखों से, उनसे मिली। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द लीडरशिप स्ट्रेटेजी बिहाइंड ऑल दिस? मतलब इतना सब करना, इतना मैनेज करना, काम को एनहांस करना, 70% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करना इज नॉट अ जोक। तो ये सब के पीछे की लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या है, थोड़ा वो बताइए। देखिए, हम 2-3 चीज, लीडरशिप जब वो बात होती है तो 2-3 चीज को हम एकदम फॉलो करते हैं कि लीडर इज वन हु नोज द वे, goes the way and shows the way. Right. तो ये हम, मतलब इसमें pessimist जो बोलते हैं ना, will complain about the wind and the optimist will expect it to change. But जो लीडर है वो अपनी सेल को एडजस्ट करके आगे बढ़ जाए। तो हम ट्रू लीडरशिप हमें लगता है जो वो है जो also can breed more such leaders. हमारा बिजनेस इज एक्चुअली वेरी वेरी पीपल सेंट्रिक। मतलब 600 प्लस स्टाफ, जैसे मैंने कहा, 4000 लेबर, इतने क्लाइंट्स और इतने से 1000 के आराम से वेंडर्स होंगे। तो वेरी वेरी पीपल सेंट्रिक। तो अनटिल एंड अनलेस हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर को, सबको लेके अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसके लिए लीडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इवेंचुअली टीम वर्क से ही काम बनती है। इट इज ऑल अबाउट टीम वर्क। मतलब द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स जो बोलते हैं, वो एकदम लागू होता है। तो ये जो टीम वर्किंग, बट लीडर इज द मेन गाय जो टीम वर्क करा पाता है। वो लीडर, इसीलिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। तो इन ऑर्डर टू मतलब इनकलकेट दिस कल्चर ऑफ टीम वर्किंग, ग्रेट लीडर्स आर वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन एसपीडी में, की जो की स्टाफ है, हम लोग उनके साथ हमेशा मीटिंग्स करते रहते हैं, ग्रूमिंग सेशंस होता है, प्रोफेशनल वर्कशॉप, सेमिनार में उनको इनकरेज किया जाता है करने के लिए। I personally have attended many such workshops. अभी recently मैंने एक 8-month business coaching workshop की थी, 8 months की, which I felt is very very important to
एडुकेट एंड अपलिफ्ट आवरसेल्व्स। नहीं तो इतना फास्ट चेंज हो रहा है सब चीज, टेक्नोलॉजी बोलिए, हर चीज इतनी फास्ट वे में चेंज हो रही है कि इफ वी डू नॉट अपग्रेड आवरसेल्व्स, स्टे अब्रेस्ट ऑफ द टाइम्स, वी विल फॉल बिहाइंड। These are the kind of leadership qualities that we are following, because की स्टाफ को अगर हम रेगुलरली ट्रेनिंग नहीं करते रहेंगे फ्यूचर लीडर्स बनने के लिए, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो हम ग्रोथ चाह रहे वो नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये शेयर करने के लिए। अब सर बात करेंगे इंडिविजुअल लीडरशिप की। ये तो हुई आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी, आप एक लीडर ही अपनी टीम को रन करता है, एक लीडर की एनर्जी टीम की एनर्जी होती है, जितनी लीडर की एनर्जी ज्यादा होगी उतनी टीम की एनर्जी ज्यादा होगी। सो एज अ इंडिविजुअल लीडर पर्सनल लीडरशिप को एनहांस करने के लिए क्या सक्सेस रिचुअल या कोई मॉर्निंग रिचुअल आप फॉलो करते हैं, कैसा लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा वो हमारी ऑडियंस को बताइए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये रिचुअल इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। तो जैसे मेरा रिचुअल है एक 8 AM पॉलिसी जो हम लोग फॉलो करते हैं, 8 AM काम चालू हो जाना चाहिए। अच्छा। मेरा एक पर्सनल मैं जो करता हूँ, एक योगा और मेडिटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसमें अपने आप से बात, एक और रिचुअल जो मैं करता हूँ सोने के पहले, आई टॉक टू माई सेल्फ कि दिन भर जो मेरा पर्सनल टारगेट था वो क्या अचीव हुआ, क्या मैं चेंज कर सकता था, क्या मैंने गलत किया जो सही कर सकता था। ये सब जो रिचुअल्स है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अपने आप को शांत करने के लिए, फोकस करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं ओवरऑल कहूँगा मेरा योगा, मेडिटेशन एंड 8 AM और एक शेड्यूलिंग, मेरा शेड्यूलिंग पूरा दिन का रहता है जिसको मेरे को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मैंने एक सीख मैं इसमें शेयर करना चाहूंगा, जो हमने कि परेटोज रूल बोल के होता है, 80-20 रूल। ये अगर हमारा 100% का अगर रिजल्ट चाहिए, 100 काम से आ सकता है, तो उसमें से 20 काम ही 80% रिजल्ट को देगा, और वो 20 को अगर आप फिर 20% लगाएंगे तो 4 काम आपको 64% रिजल्ट देगा। तो अगर हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कौन सा काम जरूरी है और एंड के काम में ज्यादा टाइम लगा दिया तो कोई रिजल्ट आने का नहीं। ये फोकस और अप्रोच रिचुअल्स में मैं रखता हूँ ताकि प्रायोरिटी रहे लाइफ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। अब बात करेंगे अपनी टीम को, 1000 वेंडर्स, 4000 लेबर, 650 एम्प्लॉइज, 6-7 हजार लोगों तक आपका ये पूरा सिस्टम या आपका नेटवर्क फैला हुआ है, जितना जो आप काम कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। इनको इंस्पायर करने के लिए क्या करते हैं, अपनी टीम को इंस्पायर करने की स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैंने कहा, एक तो वी हैव अ वेरी फ्लैट पॉलिसी, इतना हायरार्की नहीं है, तो हम इवन एज ओनर्स हम लोग हमेशा अप्रोचेबल हैं। कोई भी फोन उठा के किसी भी वक्त हमें अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, चाहे पर्सनल हो या बिजनेस का कोई सजेशन। वी बिलीव इन हैविंग अ वेरी यंग, वाइब्रेंट, ओपन पॉलिसी। कोई वैसा नहीं है कि अरे ये तो MD है, इनको कैसे मैं कांटेक्ट करूं या बात करूं। एनीवन कैन कांटेक्ट अस एनी टाइम, बिकॉज वी ऑल, हम लोग की ये लाइफ की मोटो, वी ऑल शेयरिंग द सेम गोल, सेम विजन। तो एक वो है। दूसरा, हमारा फिक्स्ड शेड्यूल रहता है टीम मीटिंग्स, डिपार्टमेंट वाइज मीटिंग्स। तो सबको मौका रहता है कि उस मीटिंग में वो अपना सब शेयर करे, उनकी बात सुनी जाती है, उनको एक फीलिंग रहती है ओनरशिप की कि हाँ मैं भी जो सोच रहा हूँ कर रहा हूँ, मेरे सब लोग सुन रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तीसरा, मैंने जैसे कहा कि वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, इस पे हम लोग बहुत बिलीव करते हैं कि रेगुलर हम लोग का वर्क होते रहता है, इंटरनल ट्रेनिंग्स, बाहर के लोग को भी बुलाते हैं अगर जरूरत पड़ी ट्रेनिंग्स के लिए। तो इससे टीम इज ऑलवेज मोटिवेटेड। और हमारा जो रिव्यू सिस्टम है, ये मैं बोलूंगा कि ऑल्सो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे जो एक हायरिंग प्रोसेस जो होता है कि एक स्कोप वेल डिफाइंड रहता है, वेल डिफाइंड स्कोप को अप्रेजल की वो काम सही से किया कि नहीं किया, एक स्कोरिंग सिस्टम हम बना रखे इंटरनली। तो अगर आप अच्छा काम किए हैं, हमारी जो कंपनी है बहुत मेरिटोक्रेटिक है, तो उस हिसाब से आपका रिव्यू भी होता है। तो टीम वर्किंग इस हिसाब से बहुत अच्छी बनती है कि सबको पता है कि मेरा काम अननोटिस नहीं जाएगा, मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और ये भी एक फीलिंग रहती है कि जो कभी कभी ऐसा होता है कंपनी में कि पॉलिटिक्स होता है, तो जो नहीं कर रहा होता है उसको भी अपलिफ्ट होता है। तो वी ट्राई अवॉइड ऑल ऑफ दैट, ये सब पॉलिसीज के थ्रू, ये सब सिस्टम्स के थ्रू। इससे स्टाफ में यूनिटी रहती है और टीम वर्किंग बढ़ती है। ये हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है 12 साल में, दिस इज वेरी इफेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग इन डिटेल।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें सर बता रहे हैं, अगर आप सौरभ जी की बातों को ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि कौन सी वो चीजें, वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी कंपनी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कैसे जब आप इन फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं, ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, रिव्यू पे ध्यान देते हैं, कोचिंग पे ध्यान देते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसके एज अ रिजल्ट आपको मिलता है। शेड्यूल्स पे ध्यान देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सर क्यों कोई बिल्डर टर्न की या कॉन्ट्रैक्टर्स के पास अप्रोच करता है, थोड़ा वो डिटेल में बताइए। ऐसे बहुत सारे बार देखा गया कि बिल्डर खुद ही अपनी कंस्ट्रक्शन की टीम रखते हैं, वो इंजीनियर्स को हायर करते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बिल्डर्स पूरी तरह से, जैसे यहाँ एक हमारे नागपुर में भी प्रोजेक्ट हुआ था टाटा कैपिटल का, तो उन्होंने शायद पुंज लॉयड को काम दिया था, तो उन्होंने पूरा एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन किया था। तो क्या रीजंस होते हैं कि आज धीरे धीरे बड़ी कंपनियां या जो बड़े प्रोजेक्ट के ओनर्स है वो डाइवर्ट हो रहे हैं और आप लोगों तक डायरेक्ट काम विद मटेरियल दे रहे हैं? थोड़ा वो डिटेल में हमें इस इंडस्ट्री का बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये इसका जवाब मैं बोलूंगा कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस आ रहा है। टू समराइज द आंसर, ये हम खुद एक्सपीरियंस किए लास्ट 12 साल में। जब हम शुरू में चालू किए थे काम, हमें सिर्फ कोर का काम दिया जाता था, उसमें भी मटेरियल जो है वो डेवलपर प्रोवाइड करता था। ओवर द इयर्स नॉट ओनली कोर का काम टर्नकी में बदला कि आप फिनिशिंग भी कर लो, ये भी कर लो, आप सब कर लो। इन एडिशन टू दैट पूरा का पूरा स्कोप ऑफ वर्क ही आप पे दे दिया गया, इंक्लूडिंग मटेरियल, कि आप मटेरियल भी दो, लेबर भी दो, पूरा काम करके दो। और अभी नया है कि आप ड्राइंग भी आप बना लो। अच्छा। मतलब तो मेरे को लगता है कि इसमें रीजंस क्या क्या आते हैं कि हर डेवलपर का एक कोर कॉम्पिटेंसी है। किसी का है वो प्रोजेक्ट को डेवलप करना, आइडियाज लाना, लैंड जेवी मॉडल्स का कौन से एरिया में लैंड अक्यूमुलेट करना, एलोकेट करना, या किस तरह का वहां पे बिल्ड प्रोजेक्ट लाना, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी वो है। एग्जीक्यूशन पार्ट नीड नॉट बी हिज कॉम्पिटेंसी। तो उसकी जो कोर कॉम्पिटेंसी ये है वो हमारी नहीं। उसके लिए अलग एक एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल सेट चाहिए। तो ये वही टीम वर्किंग वाली बात आ गई कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। उनको लगेगा कि मैं खुद करूंगा तो आई विल हैव टू गिव मोर टाइम टू दिस, मेरे को ज्यादा समय खुद देना पड़ेगा, और ये समय की ही कीमत है। ये समय क्यों ना मैं बाकी प्रोजेक्ट्स ढूंढने में लगाऊं, अच्छी डील्स निकालूं, लैंड की, जेवीज की, माइट एज वेल डू वो करूं, और ये प्रोफेशनल्स को हायर करो और उनको दे दो, ये पूरा बना के देंगे। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आज ही मैं तय कर लेता हूं, टाइमलाइन फिक्स कर लेता हूं, क्वालिटी फिक्स कर लेता हूं, और मैं अपना कोर कॉम्पिटेंसी में फोकस करूं। तो आई थिंक दिस इज चेंजिंग रैपिडली। ये बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है क्योंकि सब बिजनेस ओनर्स, डेवलपर्स ये चीज का एडवांटेजेस को अब मानने लग गए हैं कि आउटसोर्स, जो चीज हो सके आउटसोर्सिंग इज बिकम वेरी प्रेवलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। इट इज ऑलरेडी अ बिग थिंग और ये और बढ़ेगी आगे चल। मेरी राय है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच ये डिटेल में बताने के लिए। अब मैं बात करूंगा कि इतने सारे लोगों को आप मैनेज करें, इतने वेंडर्स को मैनेज करें, इतने लेबर आपके लिए काम करें, इतने एम्प्लॉइज है, तो ये आप अपने खुद के ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करते हैं? क्या ये मैनुअल लेवल पे होता है? क्या ये मतलब सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है? कैसे आप इतना सारा ध्यान रख पाते हैं? और इतनी अलग अलग सिटीज में, स्टेट्स में आपके काम चल रहे हैं, तो कैसे करते हैं, थोड़ा वो बताइए। दो इसके मेन आंसर्स है। एक पहला तो है कि पीपल। सो द एचआर प्रोसेस इज वेरी वेरी रोबस्ट। जैसे मैंने कहा कि पहले थोड़ा ऊपर उठ के हमें सोचना पड़ता है कि क्या डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड, वो एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का क्या स्किल सेट होना चाहिए, वो पोजीशन को भरना है थ्रू अ वेरी रोबस्ट एचआर प्रोसेस, जो स्कोप ऑफ वर्क डिफाइंड हो, और उस हिसाब से ऑनेस्ट लोगों को हायर किया जाए, लॉयल लोगों को हायर किया जाए, उनको समझाया जाए कंपनी का विजन, पॉलिसी, और ट्रेनिंग दिया जाए, और उस तरह से उनको रिव्यू किया जाए। तो ये एक हो गया कि जब वो हो जाता है तो आप अपना ये जो काम आउटसोर्स कर दे रहे हैं अपने टीम मेंबर्स, जो आगे अपने नीचे अपना किए जा रहे हैं। सेकेंड जो इसका पार्ट ऑफ द आंसर है वो है टेक्नोलॉजी। इट इज चेंजिंग सो फास्ट, एंड अगर 70% ग्रोथ चाहिए तो अकॉर्डिंगली विदाउट टेक्नोलॉजी इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे मल्टीपल सिटीज का बात की, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनएविटेबली आपको यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मल्टीपल सिटीज इतना फास्ट ग्रोथ पे नहीं जा पाओगे। टेक्नोलॉजी एनेबल्स एफिशिएंसी। ये टेक्नोलॉजी बहुत फॉर्म्स में आप कई जगह यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया, मतलब ऑपरेशंस का बात करें तो मैं ऑपरेशंस का ही आंसर देता हूं कि हाउ
मतलब इंफॉर्मेशन रिव्यू, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, MIS रिपोर्ट्स, आजकल सब चीज अपना सब फोन पे है। मतलब अब लैपटॉप का भी ऑब्सोलीट हो गया जमाना, क्योंकि सो व्हेन यू आर ऑलवेज ऑन द मूव, कैसे आप अपना फोन से ही बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर दे रहे हो, पेमेंट निकल जा रहा है, आप रिपोर्ट देख रहे हो कि प्रोग्रेस, आपके अगर 50 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट कितना दिन डिले चल रहा है, मटेरियल की शॉर्टेज कहाँ पे है, लेबर की शॉर्टेज कहाँ पे, इट शुड बी अवेलेबल ऑन द फिंगर टिप्स थ्रू टेक्नोलॉजी, नहीं तो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग यूजिंग टूल्स सच एज गूगल स्वीट, सॉफ्टवेयर, क्लाउड डेटा, हमारी खुद की IT की पूरी टीम है जो हम जो चाहते हैं बिजनेस ओनर्स वो इम्प्लीमेंट कर देती है थ्रू कोडिंग। तो ये चीजें बहुत जरूरी है टू एक्सपैंड। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट इन डिटेल, ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो कौन सा स्टेप बाय स्टेप एक्शन उनको लेना पड़ेगा। और यही तो खासियत है रियल एस्टेट गेम चेंजर इस सीरीज की, कि बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप, बहुत सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स, बहुत सारे प्रैक्टिकल टूल्स और फ्रेमवर्क्स लोगों को पता चलते हैं। अगर वो भी इंप्लीमेंट करे तो बहुत सारा ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजें जब उस बुक में आएगी तो वो बुक पढ़कर ही लोगों को 20-25% का ग्रोथ उनके बिजनेस में मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। एक लीडर एक रीडर माना जाता है, तो कोई ऐसी किताब जो आपने पढ़ी हो, जो आपको लाइफ में बहुत टच की हो या जिससे बहुत कुछ सीखने मिला हो, अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे तो यू कैन शेयर। Definitely there are 2 or 3 books which I keep reading regularly also, जो which have changed my life. पहले सबसे मैंने बुक पढ़ा था, it's an inspirational book, The Monk, I'm sure you also must have read it, The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma। तो वो बुक से मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। उसमें मुझे एक भी याद है, एक लाइन था कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। तो वो एक चीज है जो मेरे जहन में हमेशा दिमाग में रहती है कि कुछ ऐसा करो कि पर्पसफुल लाइफ रहे, लाइफ का गोल होना बहुत जरूरी है। सेकंड, मैंने ये एक बुक पढ़ी जो मैं वापस पढ़ते रहता हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ सदगुरु। तो उनकी एक बुक है इनर इंजीनियरिंग, वो मेरे हिसाब से मुझे बहुत हेल्प किया है। तो दीज आर, अब कोई सुन रहा है, व्यूअर्स को लगेगा दीज आर सेल्फ हेल्प बुक्स, बट मेरा मानना है कि इसमें जो फिलॉसफी जो रहती है बिजनेस में भी एप्लीकेबल है, और आप पर्सनल इंप्रूवमेंट होता है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट बिजनेस पे आएगा। तो तीसरा इज अ बिजनेस बुक, आई वुड से वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर मी, व्हिच हैज बीन, इट्स कॉल्ड द वन थिंग बाय गैरी केलर। I will suggest and recommend this book to everybody in all industries। बहुत ही अमेजिंग बुक है, सिंपल, इसमें टूल्स है, लिखी हुई चीजें जो हो सकता है हमें पता हो पर रियलाइज नहीं करते हैं। पढ़ने के बाद if we start implementing these things, आप जरूर इसका रिजल्ट देखोगे, जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी इमोशनल इंसिडेंट, एक रियल स्टोरी आपके लाइफ में जो कभी घटित हुई हो, जब आपने शुरू किया हो करियर, या कोई प्रोजेक्ट प्रोक्योर कर रहे हो, या कोई एग्जीक्यूशन का समय हो, जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो, जो आपसे बहुत इमोशनली कनेक्ट हो, ऐसी कोई स्टोरी अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे तो यू कैन शेयर। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर अगर मेरे को आज देना पड़े तो मैं बोलूंगा कि जब, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि मैं एक्चुअली कलकत्ता शिफ्ट किया था स्कूल चालू करने के लिए, और काफी 1.5 साल मैंने लाइफ की स्कूल सेटअप करने में लगाई थी, और कोई कारण से वो नहीं हो पाया था। तो उस समय एक फीलिंग इमोशनल ये थी कि ये क्या हुआ, मतलब हार्ड वर्क डजंट पे ऑफ, या दिस इज नॉट राइट, दिस, मतलब ये जो बोलते हैं लोग कि मेहनत का रिजल्ट मिलता ही है, ये ऐसे तो गलत लग रहा है। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, मैं सोचता हूँ कि वो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आप बोल सकते हो, क्योंकि उस दौरान जो मैंने किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मैंने मेहनत की, मतलब बहुत लर्निंग्स थी। तो अब उस लर्निंग्स को मैं एक ऐसी चीज हम लोग बनाए जिससे, जो आपको मैंने शेयर किया, 70% ग्रोथ रेट, और आज उसकी वजह से आई वुड से सबसे ज्यादा ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन आता है, नॉट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सक्सेस, बट जो काम हम लोग कर रहे हैं उससे 5000 परिवार चल रही है। तो ये चीज से जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल आता है, डायरेक्ट की मैं बात करूं, डायरेक्ट लोगों की, डायरेक्ट फैमिलीज की, तो मुझे लगता है कि ये मेरा एक चेंज हुआ, वो इंसिडेंट जो अभी आप बोल रहे, तो आई एम थिंकिंग अलाउड कि वो बहुत जरूरी था। और सबको मैं आई वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी कि अगर आपको कभी भी लगे कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो फेल हो रहा है या रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो ये ध्यान में रहे कि उसके रिजल्ट आपको जरूर आगे चल के मिलेगी। आप बस हिम्मत ना हारे, फोकस रहे, उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं दूसरे रंग और रूप में आएगा ही आएगा। क्या बात है,
और जैसा आपने बताया कि 5,000 से ज्यादा लोगों तक एक एम्प्लॉयमेंट पहुंचाने का जरिया आप बने, वो आपकी खुशी का बहुत बड़ा कारण है। दैट इज द रियल स्पिरिट ऑफ अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आप काम कर रहे एक उड़ीसा में, भुवनेश्वर सिटी में, तो क्या एडवांटेज है? वैसे तो आपने बहुत सारे स्टेट्स में काम किया, लेकिन मैं अगर इस पर्टिकुलर सिटी से आपने शुरू किया, स्टेट से शुरू किया, तो यहाँ के एडवांटेजेस क्या, यहाँ के लोकल लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? थोड़ा पहले यहाँ के बारे में बताइए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ स्टेट ऑफ उड़ीसा से। बहुत मजा आता है वहाँ काम करने में। गवर्नमेंट इज वेरी प्रो बिजनेस। आप रियल एस्टेट सेक्टर में आप जानते हैं कई स्टेट में कई तरह की दिक्कतें आती है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्टिंग लेवल। बट फॉर्चुनेटली इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। इट इज अ वेरी प्रो बिजनेस स्टेट। सब अपना काम से काम मतलब रखते हैं। आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है फ्रॉम अ सप्लायर और अ लेबरर या लोकल प्रॉब्लम, वैसा कुछ नहीं है। तो आप मतलब एक बिंदास बेझिझक और अपने पूरे लगन से अपना काम आप साइड पे करके जो टाइमलाइन जो सोच रखे हैं वो अचीव कर पाते हो। कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं है कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। सो ये सब चीजें मेरे हिसाब से इज वेरी वेरी गुड। वेरी वो स्टेट इज डूइंग अ लॉट। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा कि इट इज अ कोस्टल सिटी, कोस्टल स्टेट। तो अब जैसे वहाँ साइक्लोन्स आती है हर साल, तो ओवर द इयर्स हमने देखा है कि द गवर्नमेंट टेक्स वेरी वेरी प्रोएक्टिव स्टेप्स ये इंश्योर करने के लिए कि वो साइक्लोन से अफेक्ट जो हानि हो कम से कम। पहले से ही वार्निंग्स, हेल्प, कुछ मतलब दे आर वेरी सपोर्टिव। तीसरा, जैसे भी कोविड आया था, कोविड में गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो वेरी सपोर्टिव। फ्री टेस्टिंग, अगर हमारे स्टाफ को कोविड हो गया था तो फ्री इलाज। मतलब ऐसी चीजें से क्या हमें बिजनेस ओनर्स को भी बहुत इंकरेजमेंट मिलता है कि गवर्नमेंट ये हमारे लिए करे तो हम और अपने लोगों के लिए सब करें। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ द स्टेट ऑफ उड़ीसा से, एडमिनिस्ट्रेशन से। आई एम वेरी हैप्पी एंड इट इज अ वेरी अपकमिंग स्टेट। आई डोंट नो इफ यू हैव बीन देयर रिसेंटली। आप मतलब हर 3 साल में उस शक्ल चेंज हो रहा है सिटी का, इतना डेवलपमेंट आ रहा है। ओके, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो अब बात करेंगे सर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, कि अगर मैं अक्रॉस इंडिया की बात करूं तो पूरे इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या चैलेंजेस आपको रियल एस्टेट सेक्टर में लग रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ओके, तो मैं पहला तो सबसे पहले आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल एग्री विद मी इज लेबर। राइट, वी आर अ लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्री आज भी। तो लेबरर्स धीरे आस्ते मिलना बहुत कम होते जाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ते रहेंगे, ये इनएविटेबल है, होना ही है। तो दिस इज लिंक्ड टू एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। हमें एडवांसमेंट्स लाना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लाना ही पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, थ्रू मशीनरीज, फॉर्म वर्क सिस्टम्स। ये सब हमें कंस्ट्रक्शन लाइन में लाना ही पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर दिस बट ऑल्सो फॉर एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन। तो टेक्नोलॉजी is the next, it is a key ingredient in this industry. पूरा challenge जो अगर आप पूछेंगे, technology is a big challenge which has to be incorporated in this line of business, नहीं तो we will not be able to grow and survive, क्योंकि labor is getting scarce every day, और ये और बढ़ेगी प्रॉब्लम। तो हमें ये करना ही पड़ेगा। बाकी तो देखिए, बाकी चीजें तो है प्लानिंग वगैरह, बट that all is something that लोग कर लेते हैं। बट ये टेक्नोलॉजी पीपल आर स्केप्टिकल टू अडॉप्ट ये, लेकिन लोगों को इन्वेस्ट R&D इसमें करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पीछे रह जाए। ये मेरी सोच है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका रहा अपने प्रोजेक्ट पे, जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, आपने जो बिल्डर्स के लिए बिल्ड किया, होटल्स बनाए, मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि आपके टोटल एक्सपीरियंस से अगर मैं रियल एस्टेट का सक्सेस मंत्र पूछूं, किसी भी व्यक्ति को अगर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादा सफल होना है, एज अ बिल्डर भी सफल होना, तो कौन सी 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एक आखिरी आंसर मैं आपसे चाहूंगा। मेरा तो एक ही चीज हमेशा हमारा फिलॉसफी में रहा और दिमाग में आता है, वो है सस्टेनेबल वैल्यू एडिशन। आपको वैल्यू एडिशन अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, चाहे स्टाफ हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, क्लाइंट हो, वेंडर हो, अगर आप इन सारे स्टेक होल्डर्स को हर साल वैल्यू एडिशन करते रहोगे तो आपकी वैल्यू हर साल बढ़ते ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये सिंपल एक लाइन हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें सब चीज आ जाता है कि ऑनेस्टी, कॉन्शियसनेस, प्रोफेशनलिज्म, लोगों को सुनना, टाइम पे पेमेंट्स करना, क्वालिटी,
मैनेजमेंट सब आ जाता है. वी हैव टू एंश्योर दैट दिस लाइन इज मेट की वैल्यू एडिशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स एवरी ईयर. राइट. तो ये अगर मैं आप पूछो तो ये मैं बोलूंगा कि मंत्रा रहा है हमारा. चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद. एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद, मेरे टीम मेंबर का धन्यवाद जिन्होंने बहुत कोशिश करके ये पूरा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया, और आपका सबसे एंड में बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए. रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में आपका जो योगदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा. सालों तक ये वीडियो देखे जाएंगे, ये किताबें पढ़ी जाएगी. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर मैं आपसे सुनना चाहूंगा. मैं डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद कहूंगा कि आप हमें इस लायक समझे कि हम इस इंटरव्यू में आ पाए, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप जो ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप बहुत जबरदस्त चीज कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर, ये इंडस्ट्री अभी भी बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है. और आप क्योंकि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से इतने सालों से जुड़े हुए हैं इन वेरियस सब कैटेगरीज, आई थिंक यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब कि आप सबकी लर्निंग्स, सबकी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं इन दिस प्लेटफॉर्म. तो जो बंदा इस इंडस्ट्री से लिंक्ड है, रिलेटेड है, या सीखना चाहता है या घुसना चाहता है, इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म. आपके ये वीडियोस और चैनल और आपके बुक के थ्रू वो बहुत जल्दी सीख सकता है. तो वो बोलते हैं ना, वो स्मार्ट पर्सन लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स बट अ वाइज पर्सन लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स. तो आप उस सब चीज को ला के एक जगह ये सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो मैं आपको धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेट बोलूंगा कि एंड ऑल द बेस्ट कि आपका ये सुपर सक्सेस. सर थैंक यू सो मच. मैं बस एंड में आपको ये बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट गेम चेंजर ये कितना बड़ा मिशन और मूवमेंट हमने सोचा है कि कम से कम 1 लाख लोगों को अच्छे, एथिकल, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनाने की ट्रेनिंग और कोचिंग दी जाए. और ये सिर्फ एक किताब नहीं, इसमें इंटरव्यूज तो आ ही रहे, लेकिन 100 पेजेस में किताब के वो छपने वाला है कि कैसे एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी को, अपने बिजनेस को 5x 10x ग्रो कर सकता है. वो पूरे सिस्टम, स्ट्रेटेजीज और टूल्स भी इस किताब में होंगे और ये ट्रेनिंग के रूप में भी अवेलेबल है. तो हमारी तो यही इच्छा है कि पूरे भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट पहुंचे और भारत का भी नाम हर जगह फेमस हो. आपने इतना अच्छा सहयोग किया, ये आपका बड़प्पन है. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.